Hello, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. I'm Shari Siddiqui, novel Khon Baha, Askalam Zarnish Noor. केस नंबर 3। अर्ज़ग़ाम अली ख़ान का आज ऑफिस में आखिरी दिन होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी। उठने से पहले अचानक इसे ख्याल आया कि आज से ज़ैनब ने कॉल की थी और इसे ज़्यादा काम होने की वजह से मौका ही नहीं मिला। ज़ैनब को कॉल मिलाते हुए वो ऑफिस से निकला था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसने वक्त देखा तो रात के 12 हो रहे थे। इसने सोचा कि वो सो चुकी होगी तो कॉल डिस्कनेक्ट करके पॉकेट में रख लिया। वो गाड़ी का लॉक खोल रहा था जिस वक्त इसके मोबाइल में रिंग हुई। इसने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसके चेहरे पर पथरीले तासुरात नमूदार हुए। क्यों कॉल की है? वो बोला तो इसकी आवाज़ में चट्टानों से सख्ती थी। तुमने मेरी बहन से निकाह किया है। एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो तुम। फ़ायका तिलमिला कर बोली। हाँ हूँ, और ये सब मैंने आपसे ही सीखा है मिस फ़ायका सुल्तान साहिबा। अब की बार वो बोला तो इसकी आवाज़ में तंज की आमज़िश थी। जो खेल तुम खेल रहे हो ना, इसमें हार जाओगे। तलाक दे दो ज़ैनब को। अच्छा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ज़रख़ाम अली ख़ान, भूल जाओ सब जो हुआ था। भूल जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वो इसे तैश दिला रहा था। वो मेरी बहन है, वो अब मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, फिर अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। हम खुला के लिए कोर्ट जाएंगे। मैं एक बार फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाऊंगी। तुम याद रखोगे किससे पंगा लिया है तुमने। ओके, बेस्ट ऑफ लक मिस फ़ायका सुल्तान। ज़ैनब की आंख सुबह के 4 बजे खुली। इसने वक्त देखने के लिए मोबाइल उठाया तो सामने ज़रख़ाम की मिस्ड कॉल थी। देखकर उठकर बैठ गई और इसी वक्त इसका नंबर डायल किया। 2-3 बैल के बाद कॉल उठा ली गई। ज़रख़ाम अली ख़ान की ख़मार आलूद आवाज़ इसके कानों में टकराई। हेलो की आवाज़ सुनते ही ज़ैनब ने जल्दी से कांपते होठों से अपनी बात इसके सामने रखी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुझे आप जैसे शख्स से शदीद नफ़रत है। आपके लिए अच्छा होगा कि मेरी जान छोड़ दें। आप हैं कौन? इसने इतनी लंबी तकरीर के जवाब में जो सवाल किया गया वो सुनकर वो थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गई। आपने कितनी लड़कियों से शादी कर रखी है? मैं ज़ैनब सुल्तान हूँ। जी? जी को लंबा खींचा गया था। जी? जी क्या? कुछ नहीं। आपने मुझसे इस वक्त ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं आपका पीछा छोड़ दूँ? अगर मैं ना करूँ तो फिर आप क्या करेंगी? ज़ैनब खामोशी से होठ काटने लगी। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। ज़ैनब, ज़रख़ाम अली ख़ान, मैंने आपको पूरे एक गाँव के सामने अपनाया है। अब आप मेरी मलकियत है। मैं जब चाहूँ आपको अपने घर ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वक्त देना चाहता हूँ। आपके भाई ने जो किया इसकी सज़ा तो आपको भी मिलेगी। जी, और बहन के किए की भी। ज़ैनब की तरफ से फ़ौरी जवाब आया था, जबकि दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ जानती होगी। जी हाँ, इसकी भी। इसने सर्द आवाज़ ज़ैनब के कानों से टकराई और साथ ही टुन-टुन की आवाज़ के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। ज़ैनब ने गुस्से से मोबाइल दूर फेंका, लेकिन एहतियात के साथ कि मोबाइल को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये मोबाइल ख़राब हो गया तो इसे नया मोबाइल किसी ने नहीं ला कर देना था। ये एक प्राइवेट अस्पताल की सर्जिकल वार्ड थी, जहां इस वक्त इसके सामने एक जिंदा लाश मौजूद थी। वो धीरे से चलता हुआ इसके बेड के करीब रखे बेंच पर बैठ गया और बहुत से नलकियों में जकड़े इस हाथ को अपने हाथों में लिया। जानती हैं, मेरा निकाह हो चुका है, मैंने शादी कर ली है, लेकिन आप तो थी ही नहीं मेरी शादी में। आप कितना सोती हैं? आपकी ये नींद पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। सालों हो गए मुझे आपके जागने का इंतज़ार करते हुए। आपको मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, वरना आप मेरे जगाने पर एक बार तो उठ जाती। सामने लेटे वजूद की आंखों से आंसू निकलकर इनके कान की तरफ भागने लगा, जिसे इसने अपने पोरों पर चुन लिया। मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं। आप अपने आंसुओं से मुझे ब्लैकमेल कर देती हैं, लेकिन उठती नहीं हैं। इसने इसकी पेशानी पर पोंछा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो गहरी नींद सोई हुई थी जब किसी ने इसे झंझोड़ कर जगाया। इसने पट से आंखें खोली और सोई जागी कैफियत में समझने की कोशिश करने लगी कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी इसकी आंखों के सामने फ़ायका का चेहरा लहराया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और जमाए लेते हुए इसने हाथ से रोकने की नाकाम कोशिश की। बिया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा शौहर नामदर आज कहाँ है? इस सब को छोड़ो, तुम उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हो? वो क्यों? तुम पहले जाओ, फ्रेश होकर आओ। वो बालों को जूड़े की शक्ल में बांधती वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो वापसी आई तो ग्रीन कलर की कमीज शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा कांधों पे फैलाए रखा था। वो आईने के आगे खड़ी अपने बाल बनाने लगी। वो तुम्हारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया? फ़ायका को बात का आगाज़ करने के लिए कोई मौजू चाहिए था। नहीं, क्यों? आपके और बाबा की वजह से। हमेशा की तरह ज़ैनब ने अपनी बात बरमला कही।
لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستم اگر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہو، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے؟ فائقہ اسے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس لے آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے یہاں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری سے مڑتے ہوئے آدھی شخص کو نہ دیکھ سکی اور سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ پر ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ZAK کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرخام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرخام کا بازو دبوچ لیا۔ زرخام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے۔ آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرخام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ بھی کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئی نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زنینیہ کے نام پر فائقہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ آپ یہ مقافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھا ہے تو مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا وہ غلط کیا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں مت سوچیے گا۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ سی گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔